बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्ट्रैंड द ऑक्सफोर्ड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि हम बात कर रहे हैं अब कल के मैच के ऊपर, यानी जो मैच कल हुआ और जो हमने प्रेडिक्शंस की थी, उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे जो पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान हुआ, जो कि एक अहम मैच समझा जा रहा था और उसमें पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की, इसलिए कि टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली थी और 227 रन्स बनाना बड़ी बात है, बड़ी ज़बरदस्त। हालांकि शुरू में उनको कुछ सेटबैक्स का भी सामना हुआ, बाबर आजम नहीं चल पाए और शायद शुरू साइम अयूब भी नहीं चल पाए, दोनों दो रन पे आउट हो गए। यानी शुरू के 5 के स्कोर पे 2 विकेटें गिर जाना, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बैटिंग की गई, बहुत ज़बरदस्त शानदार बैटिंग, ग्राउंड के चारों तरफ जो है ना वो चौके और छक्के लगे, बरसात हो गई थी और बहुत कोशिश करके भी जो है वो मुल्तान की टीम इसे रोक ना सकी। उसके बाद समझा जा रहा था कि शायद ये टाइटल चेंज हो जाए, इसलिए कि मुल्तान का जो आगाज़ है वो कुछ इतना बुरा नहीं था, गो कि रिजवान कम रन पे आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो शुरू के ओवर्स में 10 रन की औसत से टीम चल रही थी, लेकिन उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स जो है ना वो मुश्किलात का शिकार हुए, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह अली रज़ा की बॉलिंग थी, जिसने कमाल कर दिया और टोटल कोलैप्स करके रख दी मुल्तान की टीम। इसमें 100% क्रेडिट जो है ना वो अली रज़ा का है। जिस तरह उन्होंने यके बाद दीगरे खिलाड़ियों को आउट किया, मुल्तान की टीम संभल ही नहीं पाई और यानी इतने बड़े गैप से उनको हारना पड़ा, जो कि बिल्कुल एक वन साइडेड मैच में तब्दील हो गया, यानी कहीं से कोई फाइट फिर नज़र नहीं आई। क्या कहती हैं नसीम आप? यानी प्रेडिक्शंस हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी यही की थी कि जो है ना, हाँ, कि हम इस पे जो है वो कोई खास परफॉर्म नहीं कर सकेगा। और हम यही बात कर रहे थे कि दोनों टीम्स जो है बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगी, जिसमें हमने देखा कि पेशावर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है अपनी, और उनकी परफॉर्मेंस देख के ये लग रहा था कि बाकी अब PSL में थोड़ी जान आती जा रही है, क्योंकि शायकीन जो है ना इसी तरीके का खेल देखना पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि जब हम ग्राउंड में जाएं तो हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, जो हमने कल देखी। तो मुझे लगा कि बेहतरीन खेल हमने देखा कि बैटिंग बॉलिंग बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म किया गया, और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि चौके छक्के जो है वो और 6 जो हो रहे थे वो तो बाउंड्री से बाहर थे। आप भी देखें ना कि हालांकि साइम अयूब और बाबर आजम दोनों 2-2 के स्कोर पे आउट हो गए, लेकिन उसके बाद कोहलर, हारिस, हुसैन तलत, ओवन, समद सब ने 40-40 रन तकरीबन बनाए और टीम को कहां से कहां लेके चले गए, जबकि उसके बिल्कुल अच्छा। क्या ख्याल है, हम लोग आपस में बात करें अपने पार्टिसिपेंट्स का भी? बिल्कुल जी। तो मेरी आज की जो पहली गेस्ट हैं वो माशाल्लाह से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, मैच एनालिस्ट हैं, और उन्होंने इंग्लिश TV कमेंट्री में जो है वो फर्स्ट प्राइज़ भी कंपटीशन में हासिल किया था। उन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। नूरिश खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, खालिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास। बिल्कुल, थैंक यू। और नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद हैं नवीद ज़मीर साहब, जो कि अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेटर हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, खैरियत से आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास हैं। तो अब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो है ना हमें एक ब्रेक भी लेना होता है, तो बस हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो एनालिस्ट ने जो प्रेडिक्शन की थी, खालिद भाई की प्रेडिक्शन बिल्कुल दुरुस्त थी कि जो टीम टॉस जीतेगी वो मैच जीतेगी, और फिर आखिर उन्होंने पेशावर भी बोल दिया था। तो इसका मतलब ये है कि हमें, मेरे ख्याल में टॉस मुश्किल से बोला था, लेकिन हाँ, तो खालिद भाई टॉस पे ही इंतजार किया जाएगा पिंडी में? टॉस पे। अच्छा, कराची में भी यही होगा? नहीं, कराची में तो टॉस जीतने वाली टीम हार रही है। नहीं, इसमें देखे ना, टॉस जीतने वाली टीम हार भी रही है, जीत रही है, क्लोज मैचेस भी हो रहे हैं, तो वो पिच जो है ना वो इफेक्ट नहीं कर रही। वहां पर पिच जो है ना वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर देती है सेकंड टाइम। बॉलिंग को जो है ना सपोर्ट होता है, तो जब सपोर्ट होती है तो बैट्समैन जो है वो, आप देखें ना, 4-5 बॉलें, 9 बॉलें, 6 बॉलें, 1 बॉल, इतनी बॉलें खेल पा रहे हैं। सही बात है। ठीक है, तो नसीम क्या ख्याल है, एक ब्रेक आप लें, उसके बाद फिर वापस आएंगे और प्रोग्राम को यहीं से यहाँ से बात का सिलसिला जो है हम दोबारा कंटिन्यू यहीं से। कहाँ पे टूटा है पहले ये बताएं मुझे? बॉलिंग, बैटिंग और पिच के हवाले से बात हो रही थी। खालिद भाई, याद रहे, खालिद लतीफ़ साहब जो है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकेम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद और बड़े ज़बरदस्त से गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। नूरिश खान हमारे साथ हैं, खालिद लतीफ़ साहब हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नवीज़ ज़मीर साहब। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी पिच की, बॉलिंग की, बैटिंग की। ये बात नसीम ने यहीं से आपने कहा था कि यहीं से स्टार्ट करेंगे। खालिद लतीफ़ साहब से हम पूछेंगे क्योंकि नहीं, अब थोड़ा सा नूरिश से भी पूछिए ना, देखिए वो भी हमारे साथ। हाँ अच्छा, हाँ, आप सारे सवाल अगर खालिद लतीफ़ साहब से कर लेंगी तो बाकी गेस्ट किसलिए आए? वो खाली क्या बैठ के हम लोग चेहरे देखने के लिए आए? नहीं बिल्कुल। नवीज़ ज़मीर साहब भी बेचारे देख रहे हैं शक्ल वगैरह, मुझसे कोई पूछता ही नहीं, मुझे कोने में बैठा दिया। वैसे ना उनके साथ ब्रेक हो जाए जब हम इनसे नहीं, वो कहते हैं यार मुझे सबसे कोने में बैठा देते हैं, उसके बाद मुझसे कोई सवाल ही नहीं। नसीम को तो मैं नजर ही नहीं आता, ये इनको बड़ी शिकायत है। लेकिन खैर हम अभी अपने नूरिश से, हाँ नूरिश से नूरिश, आप मुझे बताइएगा कि कल के मैच के हवाले से हमने देखा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही पेशावर की, और मुल्तान सुल्तान की कोई इतनी खास परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई। तो क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? आपको लगता है कि अगर ये पेशावर जिले में जो है हमने देखा है कि बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के आगे किस तरह से देख रही हैं? आई थिंक जो कल का मैच था वो एक ब्रेक थ्रू था पेशावर ज़िल्मी के लिए, जो उनको दे वेरी राइटली नीडेड, कंसिडरिंग कल भी बाबर की कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, बट हमने देखा कि हमें पेशावर ज़िल्मी की जो कल की परफॉर्मेंस थी उसमें एक जेम नज़र आया अली रज़ा की फॉर्म में। और अगर हम थोड़ा देखें, जैसे अभी खालिद साहब ने मेंशन किया कि पिच इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंटली टॉस पिंडी के अंदर बहुत प्ले करता है। अगर मैं यहाँ पे रोल प्ले करता है, अगर मैं यहाँ पे थोड़े स्टैट्स डालना चाहूँ तो पिंडी के अंदर अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उनमें जो बैटिंग फर्स्ट टीम है उसने 11 मैचेस जीते हैं, जबकि जिन्होंने चेस किया उन्होंने 7 और अच्छा परफॉर्म भी किया एब्सोल्युटली, तो 7 मैचेस जीते। सो इट सेज अ लॉट। पेशावर ने कल टॉस जीता, बैटिंग ली, द ऑड्स वर इन देयर फेवर, और फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम बैक किया। इवन दो मुल्तान की जो उस्मान खान तक की जो उनकी बैटिंग चल रही थी, उन्होंने 44 रन कल बनाए, तो वो तब तक भी हम देख रहे थे कि शायद थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन वो भी काम नहीं है, वो काम नहीं है। और फिर अली रज़ा का जो एक ज़बरदस्त वो 4 विकेट्स का एक। अच्छा मुझे बताइएगा, क्योंकि असल में नूरिश जो है वो इंग्लिश कमेंट्री भी बहुत अच्छी करती है, तो हम थोड़ी सी इनसे इंग्लिश में ही बात करना चाहेंगे ताकि वो व्यूवर्स जो कि हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उर्दू नहीं जानते और इंग्लिश समझते हैं, उनके लिए भी ज़रा सी बातें चाहिए। नूरिश, व्हाट डू यू थिंक, हाउ वाज अली रज़ा इन हिज स्पेल ऑफ 4 wickets, so do you think that he was the only game changer for the team? I think there is a lot. I mean, it was a team effort to say the least yesterday from Peshawar Zilmi. It wasn't just Ali Raza. We saw Tom Kohler-Catmore stepping because up to the bat. he actually misfielded on 1 or 2 places, and then he was being focused, and then when he came into bowling, he was magnificent. But then he made it up with this spectacular scintillating inning, his scintillating spell of 4 wickets of 21 runs, which is commendable. Seeing his age and he's such a new chap, you think that he has got a bright future? I mean, I've seen a lot of cricket analysts commentate about the fact that he is the rising star of Pakistan and he is kind of the future of Pakistan. So I mean, considering in that aspect, if we kind of take a look at that, so I very rightly think that he is going to be the future superstar of Pakistan. Also, I would like to mention one thing here. Peshawar Zilmi's spectacular performance is not the only reason they won yesterday. I mean, this is a bold take, but I think Multan Sultans really need to step up in terms of their middle order, because we've seen that they don't really have that combination of batters. I mean, they have good opening stand, they have good tail-enders, but when it comes to middle orders, they're pretty much like our Pakistani. But yesterday, even the tail-enders, or after the middle order collapsed, and after 4 or 5 wickets were gone, the last 4 wickets were just gone, and you can say 2 or 3 overs, not even 2 overs. I mean, considering the way they adding just I think after 80 or 85 runs, as far as I remember, then they could just made 20 runs for the loss of 4 wickets. Absolutely, and that's kind of really appalling, considering that Multan Sultans is a team that is really one of the most anticipated ones this season, because of Ali Tareen, if I may mention. I mean, they have foreign coaches. They're the only franchise in the entire Pakistan. Do you blame Rizwan for this bad performance? He's the captain of the team. He should take the responsibility. He should take the responsibility, but I'm not really sure that I'd blame Rizwan on it, because I think it's a team effort. You win as a team, you lose as a team. I think the only thing that Rizwan can do in this accord is to gel the team together, and decide which bowler he needs to I mean, if I take the example of that match against Karachi Kings that Multan Sultans lost,
I mean, everything was going all right until I guess the 15th over, where Chris Jordan bowled one over, and then then Rizwan brought him back for another over right after the one that he had bowled. So I was watching that match, and I said at that moment that, you know, this is where Multan's going to be, and they very rightly know. Sure. नवीद ज़मीर साहब, क्या कहते हैं सर कि ये जो मैच हुआ कल का पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का, इसमें मुल्तान सुल्तान्स की शिकस्त की वजह क्या समझते हैं आप? डॉक्टर साहब, शिकस्त की वजह अगर आप कहते हैं तो उसमें जो जो उसका स्पेल था अली रजा का, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। मतलब अब तक के पीएसएल में जितने भी बॉलर्स ने इकोनॉमी रेट अगर आप देखेंगे जिन्होंने 4 प्लेयर्स आउट किए हैं, उनमें सबसे बेस्ट बॉलिंग कल अली रजा ने की है। और नो डाउट कि वो 140 प्लस बॉलिंग कर रहे थे। कल मैंने मैच देखा, उनकी जो बॉलिंग और जो जितनी उनकी एज है, एज और फिजिक्स से तो लगता है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैट्रिक के स्टूडेंट है वो, बिल्कुल देख के, लेकिन सीनियर्स को देखकर जो एक मिसफील्ड हुई बेचारे से पूरी टीम उसकी तरफ देख रही थी। उसके बाद उसने आगे बताया, उसने मैं बताता हूँ मिसफील्ड हो गई कि शेरन दिया ना, मैं मैच जीत के दिखा दूं। डेफिनेटली सर, पैशन उनके अंदर था जो दिखाई दे रहा था ग्राउंड के अंदर। उन्होंने पैशन के साथ बॉल करी है। उन्होंने दूसरी टीम को आउट मतलब मैंने इनको खेलने के काबिल नहीं छोड़ा। मतलब बैट्समैन जो थे कोशिश कर रहे थे, वो गेंद की लेंथ में पहुंच नहीं पा रहे थे। जिसमें मैं देख रहा था इतना पेस था उनका, और वो उनको लग नहीं रहा था कि इतनी पेस से ये बॉल करेंगे और जितनी इनकी फिजिक थी। लेकिन माशाल्लाह कल बहुत अच्छा इजाफा है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। ये हो गया अब्दुल समद ने जो बैटिंग की, लास्ट में, अरे बहुत जबरदस्त बैटिंग, उसने 4 चौके और 3 छक्के, आउटस्टैंडिंग मैच के लिए बहुत उन्होंने टीम को सपोर्ट किया और एक अच्छी इनिंग बिल्ड करने में कामयाब रहे। भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि खालिद लतीफ साहब भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जिस वक्त जो मुल्तान की टीम यानी जब पेशावर की टीम का स्कोर 150-160 था, प्रोजेक्टेड स्कोर जो है ना वो हर तरीके से 200, 201, 204 इस तरीके से आ रहा था, और 227 बना देने में मैं समझता हूँ 100% समझ का हाथ था। और अच्छा मुझे बताइएगा खालिद लतीफ साहब, ये क्या नसीम आप भी बताइएगा कि क्या जब टीम कोई बड़ा स्कोर कर लेती है या किसी भी स्पोर्ट्समैन के ऊपर अगर ज़्यादा प्रेशर आ जाए तो क्या उसमें परफॉर्मेंस ख़राब होती है? देखिए थोड़ा सा इससे इफेक्ट होता है कि अगर आप प्रैक्टिस में हैं सारी चीज़ें, और आपने ये देखा है कि जो इतना बड़ा स्कोर जब हम देखते हैं ना, तो सामने वाली टीम डेफिनेटली उस पर आती है कि प्रेशर आता है। मुझे बताएं कि अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती थी तो क्या होता था? आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती थी रनिंग में? सम टाइम होता था मेरे साथ जैसे, लेकिन ये ज़हन में घूम रहा होता है कि अब क्या होगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब हम लोग किसी भी फील्ड में उतरते हैं, एथलीट किसी भी ग्राउंड में उतरेगा, चाहे वो क्रिकेट ग्राउंड हो या एथलेटिक्स में हो, तो उस पर प्रेशर होता है, लेकिन उसको हैंडल करना पड़ता है आपको। अगर आप वो बर्दाश्त कर गए तो आप अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। जो अगर आपने नहीं उसको बर्दाश्त किया तो आप वही हाल होगा जो कल मुल्तान सुल्तान्स का। ठीक है, खालिद लतीफ साहब क्या कहते हैं? देखिए ये जो अब्दुल समद है, इनको बड़ा हाई रेट किया जा रहा है, और जिस तरह उन्होंने कल परफॉर्मेंस की है, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, 4 छक्के मारे, और जिस तरह 227 तक वो पेशावर ज़ल्मी की टीम को लेकर गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो आइज़ में ना, वो अब्दुल समद बड़ा हाई रेटेड प्लेयर है। इसको अभी आपने देखा कि पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड गई थी, वहाँ भी भेजा, बहुत सारे प्लेयर्स को भेजा जा रहा है। इनको स्पॉट कर लिया गया है, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग है, और कर भी रहा है पीसीबी। तो जिस तरह वहाँ पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पीसीबी करेगा और उसका रिटर्न कौन उठाएगा? उसका रिटर्न भी पीसीबी प्लेयर ही उठाएगा। रिटर्न भी पीसीबी उठाएगा। ये इस पे किसी दिन प्रोग्राम करेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे, पीसीबी की बात। मुनीर साहब ने तो कल ऐसी बात की, उन्होंने कहा जी सारे प्लेयर्स वो असल में हमसे बहुत सीनियर है ना, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, वो तो पीसीबी केसीसीए में रहे। अच्छा, इन्होंने जो बैटिंग की, यहाँ से इनका टैलेंट का और जो इनके अंदर पोटेंशियल है और जो इनके अंदर करेज है खेलने की, वो सब ने देखी। तो इनको जैसे इफ्तिखार अहमद है और मोहम्मद आसिफ अली हैं, जिस तरह के हिटर थे, उनकी जगह लाया गया है पाकिस्तान टीम में, और इनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े हाई रेटेड प्लेयर भी हैं और वो अपनी एबिलिटीज़ जो है वो शो भी कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें इनको कंटिन्यू करनी चाहिए। जैसे हमने पिछले मैच में बात की, साइम अयूब की बात की थी कि वो 50 करते तो उनको 100 पे लेकर चाहिए। इनको भी चाहिए कि यहीं से, क्योंकि कल तो उनके पास जो मौका था उसमें 100 ने 200% उन्होंने बैटिंग की। थोड़ा सा इनको बैटिंग ऑर्डर ऊपर करके अगर देखें तो अगर ये 6 नंबर पे 5वें नंबर पे आगे को 80-90 रन की इनिंग्स खेलते हैं और 5-7 छक्के मारते हैं, तो ये अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद की जो क्लास थी ऑलराउंडर में, उस पे जा सकते हैं। ठीक है, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक ले लें नसीम, ताकि ब्रेक से लेकिन छोटा सा मत लिए, थोड़ा सा बड़ा ब्रेक होगा। नहीं बिल्कुल, मैं तो यही बात कर रही थी कि जिस तरह से हमने देखा है कि मुल्तान सुल्तान्स को अभी बड़ी मुश्किलात का सामना है, और अब देखते हैं कि वो आगे आने वाले मैचेस में किस तरीके से कम बैक करते हैं। तो नाज़रीन, इस पर बात होगी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडी कैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं नसीम हमीद और हम बात कर रहे हैं कल के होने वाले मैच के हवाले से जो कल हुआ पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पेशावर ज़ल्मी की जीत हुई और बहुत बड़े मार्जिन से पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच जीत लिया। हमारे साथ मौजूद हैं नूरिश खान, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब और हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर साहब। ये हमारा गेस्ट का पैनल है। वही हमारी बात हो रही थी ना ऑफ कैमरा, तो उन्होंने कहा कि नवीद ज़मीर साहब थोड़ी शिकायत कर रहे थे, कहते आज मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे कोई बात नहीं हो रही खास। ये कितना वेट हो गया बताएं? वेट करते थक गए बेचारे, कह रहे हैं हर दफा मैं देखता हूं एक ही वेट आता मौका नहीं मिल रहा मुझे बात करने नसीम का। हमीद साहब की अपनी वो है काफिश है जिन्होंने नोट किया इस बात को और आप सामने बता दिया। अच्छा, देखिए लेकिन सही बात है, ये तो मैंने पहले ही नोट कर लिया था कि आप जो है ना बहुत परेशान हैं। परेशान नहीं, लेकिन वो अल्लाह इंतजार कर रहे थे कि हम मुझसे जब सवाल भी पूछें। हाँ, जब भी बिल्कुल लास्ट में बैठते हैं कहते हैं यार इसीलिए लास्ट मेरा में नंबर नहीं बैठा है, आता। मेरा नंबर ही नहीं आता, नंबर नहीं मेरी आता। बारी कब आएगी हैं? तो चलें आप मुझे बताएं कि यानी हम अली रज़ा के हवाले से बात करते रहे और फिर हमने कहा कि जी अब्दुल समद के हवाले से मुल्तान बात की करते टीम है रहे। इस वक्त रिजवान को या टीम मैनेजमेंट को, अली तरीन को क्या एफर्ट्स करनी चाहिए मुल्तान सुल्तान के लिए कि टीम बेहतर परफॉर्म करे? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसी पोजीशन आती है टीमों के ऊपर ना जब उन पर ऐसा बुरा वक्त चल रहा होता है। कल की जो शिकस्त ने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डाउन किया होगा मुल्तान को, और प्रेशर जो है वो सीनियर प्लेयर्स पे जाता है ऐसे मैचेस के अंदर। देखिए जूनियर प्लेयर्स तो बेचारे अपने एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास बड़ा अच्छा मौका होता है। लेकिन ऐसे मैचेस के अंदर जब टीम आपकी डाउन की तरफ चली जाती है तो जो सीनियर प्लेयर्स टीम के साथ खेल रहे होते हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपनी टीम को उठाएं। तो इस वक्त रिजवान को एक बड़ी इनिंग खेलने की ज़रूरत है। साथ शान मसूद भी टीम के अंदर जो उनके साथ खेल रहे हैं, शान मसूद आई थिंक मुल्तान में है, मुल्तान में कराची में। सॉरी, कराची जो में। भी उनके साथ प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं तो उनको चाहिए कि उनको बैकअप करें और उस वक्त रिजवान को एक ऐसी बड़ी इनिंग की नीचे से कोई भी प्लेयर आके बड़ी इनिंग खेल के दे जो उनकी टीम को सपोर्ट कर सके। तो अब रिजवान में पूरी सलाहियत मौजूद है टीम को जेल करने की। इस वक्त जो पोजीशन नज़र आ रही है टीम की देखते हुए, देखिए एक मैच हारने के बाद ना या तो आपकी टीम बहुत मतलब ये कि वलवल अंगेज अंदाज में आती है और हर प्लेयर सोचता है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस देकर टीम को ऊपर की तरफ लेकर के जाऊं, बेहतर और ऐसा से होना बेहतर चाहिए। करें, हाँ। ऐसा होना चाहिए। देखिए अभी टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं हुआ, काफ़ी सारे मैचेस बाकी हैं, अभी तो स्टार्ट है, इब्तिदा है अभी तो। अपनी टीम को अभी भी आप स्टेबल कर सकते हैं, लेकिन आपको मुखालिफ नहीं। देखिए अब ये हो क्या रहा है मैचेस के अंदर, लेकिन 107 रन पे पूरी टीम आउट हो जाना बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है ना। यानी आप देखें ना कि कोई उस्मान खान के अलावा कोई प्लेयर कोई रिस्पेक्टेबल स्कोर नहीं बना सका। शायद जैसा कोई performance नजर खिलाड़ी नहीं जो है ना आती, वो किसी भी भी 20 लिहाज रन पे आउट हो गया। हम कंपैरिजन करते हैं दोनों टीमों का ना, देखिए उनके भी पहले ओवर के अंदर ही दोनों ही प्लेयर आउट हो गए थे, बिल्कुल। बाबर भी आउट हो गए थे और उनकी मेन प्लेयर आउट हो गई थी। सर उनकी बाद की मिडिल ऑर्डर ने तो कमाल ही कर दिया ना, Definitely। सबने 30-40 रन लेकिन बनाए। संभाल लिया बस था मैं आपको उन्होंने। यही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर नीचे से प्लेयर जो थे पेशावर की टीम में से 2-3 अगर अच्छी इनिंग चली जाती तो मैच थोड़ा सा रन जरूर अच्छे होते, एवरेज जरूर अच्छा होता टीम का। खालिद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं, क्योंकि T20 मतलब जो फॉर्मेट है ना, इसमें सेंचुरीज की जरूरत नहीं होती कि एक खिलाड़ी 60 या 70 गेंदों पे सेंचुरी बना दे तो टीम जीत जाएगी, बल्कि बेहतर ये होता है कि 15-15, 18-18 गेंदों पे अगर 30-40 रन मिडिल ऑर्डर आपके बैट्समैन 4 भी कर जाएं तो आपकी टीम खड़ी हो जाती है। फिर आप बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह आपने बात की कि मिडिल ऑर्डर ने पेशावर की जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। अगर आप सबका स्ट्राइक रेट देखेंगे ना 227, 200 आराम से 200 से ऊपर है, 175 इस तरह स्ट्राइक रेट है। तो बड़ी ज़बरदस्त, ये भी नहीं कि उन्होंने रना बॉल बनाए, सब ने जैसे सब ने 14 बॉलें खेली 21 बॉलों पे। सर सबने उन्होंने दूसरे जो है उन्होंने रन तकरीबन 12 की एवरेज से जो मिडिल ऑर्डर है ना उसने 12 रन मैच पर का- ओवर की औसत से एवरेज किया। इस मैच का जो मेन डिफरेंस है ना, एक तो पिच तो है ही ना, आप ये देखें, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें मेन बॉलर्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि बॉलर जो है ना वो मैच जिताते हैं। किसी भी टीम, कोई भी टीम हो, उनके बॉलर्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। मेन बॉलर थे वो आकिफ जावेद जो है, 50 रन अच्छा, दिए, कमेंटेटर से 4 भी रन। आकिफ जावेद निकलता है। मैंने एक चीज देखी है कि आकिफ जब नाम उर्दू है। कमेंट्री या वो करें आकिफ जावेद है, लेकिन आदत क्यों है आकिफ जावेद की है तो लोगों के मुंह से उनसे वो commentator link से हो जाता है, आकिफ जावेद ही आकिफ मुंह से जावेद निकल रहा निकल होता जी है। जी हाँ। आकिफ जावेद ने आकिफ जावेद ने जो बॉलिंग की आप देखें वो मेन बॉलर हैं और इस हाँ। वक्त पाकिस्तान की टीम के अंदर वो मौजूद हैं और उनको बड़ा हाई रेट किया जा रहा है। उन्होंने 50 रन दिए 4 ओवर में। उसामा मीर जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त कहा जाता है कि भाई ये मेन बॉलर है, इनको पाकिस्तान टीम के अंदर मुसलसल होना चाहिए। तो आप देखें उन्होंने 4 ओवर में 50 रन दिए। दूसरी तरफ आए अगर तो वहाँ पर अली रज़ा की बात हो रही है, 4 ओवर में उन्होंने 21 रन दिए।
उन्हीं के साथ वो आरिफ याकूब है। आरिफ याकूब आरिफ याकूब 3 विकेट लिए उन्होंने, 3 विकेट लिए, 20 रन देके उन्होंने 4 रन 20 रन दिए। तो ये डिफरेंस है बॉलर्स का, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ मेन बॉलर्स ने 50 से ज्यादा रन दिए, यहाँ मेन बॉलर्स ने 20 रन दिए, 20 रन दिए, और एक ने 3 विकेट्स लिए, एक ने 4 विकेट लिए। तो वो जो आरिफ याकूब है वो भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, उनको हम अभी तक डिस्कस नहीं किया, लेकिन उनकी बॉलिंग मुल्तान के सारे बॉलर्स जो हैं वो 35, 36, 50, 40 पे, लेकिन ये दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इवन उसामा मीर जो है ना वो तो कोई विकेट ही नहीं ले पाए, नहीं ले उबैद शाह ने फिर भी 2 विकेट, वो भी एक्सपेंसिव है, फिर भी लेकिन एक्सपेंसिव रहे, 40 रन देके 4 ओवरों में 2 विकेटें ले लेना। अच्छा, अगर हम बात करें हुनैन शाह, उबैद शाह, नसीम शाह में, क्या आप बताएं नूरिश, क्या कहेंगी? 3 भाई नजर आ रहे हैं इस वक्त हमें, 2 भाई तो एक ही टीम में है और एक भाई। इसका जो सबसे एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मुझे देखने को मिला था जब इस्लामाबाद और मुल्तान का मैच हुआ था, और वो जो नसीम शाह वाज बॉलिंग टू उबैद शाह, और वो कमेंटेटर्स ने भी इस बात बहुत एम्फसाइज किया था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल के दिस इज हैपनिंग, और काफी एक अच्छी वो देखने को पेस बैटरी तो है। हम अगर यहाँ पे कुछ लोग शायद क्रिटिसाइज, एक इशारा किया था उन्होंने उबैद शाह, इशारा किया था, क्या इशारा था वो मुझे लग रहा है इस तरह का था कि अब मैं वो ही वाज ट्राइंग टू टेल हिम कि अब ये इस तरह की बॉल आएगी, तो यू हैव टू ये बात तो खालिद मतलब साहब क्या कहेंगे, एक भाई को बॉलिंग करा रहा है और इशारा कर रहा है, कमेंटेटर्स कह रहे थे कि बाउंसर देखिए ये याद रखना ये भाई है, और तीनों बड़े टैलेंटेड फास्ट बॉलर हैं, बहुत जबरदस्त उनके अंदर जो है ना, आप समझो तीनों पेस अटैक है। हो सकता है आगे जाके जिस तरह की वो मेहनती है, भाई को बाउंसर मार सकता है। उन्होंने इशारा किया कि तुम्हारा हेलमेट उड़ाऊंगा, अच्छा बस सिंपल है ये। आपस में होता है। अच्छा, लेकिन ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है, नाज़रीन को बताना चाहूंगा, पॉइंट ऑफ व्यू है कि किस तरीके से वो है ना, ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि जो बात बोलो उसके ऑपोजिट कर जाओ। ये तो टैक्टिक्स जैसे है। मुझे याद है कभी, जैसे पाकिस्तान की दफा रन्स की जरूरत थी, बासित अली खेल रहे थे और जानबूझ के उन्होंने टेलेंडर से कहा कि बस 1 रन लेना है, 1 रन का इशारा करके, अब वो मुखालिफ टीम ने सारी फील्ड जो है ना करीब उसने लगा दिया। ऐसे ही माइंड गेम है, गेम चेंजर है ना, लाइक आपने दिमाग 1 रन का कह के छक्का। तो कल हमने भी यही देखा, पेशावर की जो परफॉर्मेंस थी उसमें ये था कि बाउंड्री के अंदर तो बहुत कम था, बाहर ही नजर आ रही थी बॉल। नहीं, नसीम शाह ने गेंद भी विकेटों में दे दी थी। हाँ बिल्कुल, यानी ये कह के कि हेलमेट उड़ाऊंगा, लेकिन गेंद विकेटों में दी, माइंड से खेल रहे थे। हाँ, तो ये इस तरह से परफॉर्मेंस होती है। ये जो सिचुएशन अभी आपने जिक्र की, ऐसी वो अभी कुछ टाइम पहले जो बहुत कंट्रोवर्सी चल गई थी, जिसमें क्विंटन डी कॉक और फखर जमान का एक कुछ साल पहले भी हुआ था कि जिसमें उन्होंने ऐसे ही शाउटेड के अब रन आउट हो गए, फकर जो है वो भाग गया और उन्होंने पीछे से स्टंप आउट कर दिया था। तो ये एक थोड़े माइंड गेम होते हैं क्रिकेट में। अच्छा, कुछ जो भाई क्रिकेट में रहे हैं, जैसे मार्क वॉ, स्टीव वॉ ब्रदर्स रहे हैं, फिर आपके वसीम राजा, रमीज राजा, लेकिन शायद एक वक्त में मुझे ये याद नहीं है कि वसीम राजा और रमीज राजा एक साथ खेले या नहीं खेले। फिर आपके इसके अलावा और भी इस तरीके से हमने वसीम राजा पहले रिटायर हो चुके थे, फिर रमीज राजा बाद में रमीज डेब्यू किया ऐसे ही। लेकिन दोनों को ये बात थी कि इमरान खान के साथ दोनों खेलते रहे। लाहौर गए थे ना, तो एडवांटेज क्योंकि खासा भी क्रिकेट जो है वो 74 से 71 से स्टार्ट हुई थी, जो कि 92 के वर्ल्ड कप पे जाके खत्म हुई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, नवीद ज़मीर साहब मुझे ये बताएं कि अभी ये जो परफॉर्मेंस है मुल्तान सुल्तान्स की, तो हम देख रहे हैं कि मज़ीद हम आगे बढ़ रहे हैं, मैचेस होते जाएंगे, मुश्किलात का शिकार होते रहेंगे वो लोग जो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो आप आगे मैचेस में बेहतर परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान्स जो है कम बैक करके वापस वो जो पॉइंट्स टेबल पर है वो आगे आएगा, क्योंकि अब तो टीम बाहर होती रहेंगी ना, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मुल्तान सुल्तान को क्या करना चाहिए कि मतलब वो किस तरीके से ग्राउंड में अपनी टीम को उतारें? देखिए, पहले तो ये कि प्लेयर्स जो खेल रहे हैं वो अपनी जगह पक्की करें। क्या था कि हम अपनी परफॉर्मेंस देखिए, जब अपनी परफॉर्मेंस देंगे ना तो ऑटोमेटिकली टीम को परफॉर्मेंस मिलेगी। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। जब अभी तो इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही है जो टीम खड़ी हो सके, उनके लिए बेसिक प्रॉब्लम ये आ रही है। देखिए, अगर नीचे के जो मिडिल ऑर्डर था, अगर वो भी, जैसे खालिद ने भी बोली बात कि अगर 20-20, 30-30, 40-40 रन भी बनाते हैं, जैसे पेशावर ने किया और मैच में वापस आ गए, तो ये स्ट्रेटेजी इनको बनानी पड़ेगी। हर प्लेयर को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, अपनी टीम को उठाना है। आइंदा भी पीएसएल में वापस आना है प्लेयर्स ने, तो उनको सोचना पड़ेगा कि हमारी टीम कैसे उठेगी। अब कोई भी प्लेयर है, जूनियर प्लेयर है या जिस लेवल पे भी खेल रहा है, वो टीम में खेल रहा है, इन है मुल्तान की टीम की तरफ से, तो उसको चाहिए। रिजवान का कितना रोल होगा इसको? रिजवान तो एज ए लीडर उनका बहुत बड़ा रोल बनता है कि टीम को जेल करें, टीम के प्लेयर देखें। अच्छा कप्तान वही होता है जो अपने 11वें नंबर के प्लेयर को भी समटाइम ऊपर भेज के परफॉर्मेंस ले लेते हैं। तो ये होती है क्या, दरअसल में ये नहीं होता कि आपने कॉपी पे आपने बना दिया भैया इसी नंबर पे खेलेगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए।
शफल करनी चाहिए बैटिंग फॉर्मेट लाइन बना को, दिया, बस उसी पे हम नहीं चले, चले। अच्छा, शफल करनी चाहिए बैटिंग लाइन को, और जो ये देखें कि कौन से लड़के में करेज ज्यादा है जो मैच को बना सकता है। नसीम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी ब्रेक डॉक्टर, मैं लेने अभी की छोटा मैंने खास ब्रेक तौर नहीं पे आपको लूंगी, रखा हुआ है। नहीं, मैं अब छोटा सा ब्रेक नहीं एक लूंगी। काम ये नाज़रीन, मैंने कहा और कुछ नहीं, नहीं, तो नहीं, कम नहीं। से कम नसीम का एक काम तो रहे ना कि ये ब्रेक लेती रहे। नहीं ब्रेक नहीं, ब्रेक भी लेंगे और ब्रेक के बाद वापस भी आएंगे और खालिद लतीफ़ साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि जिस तरह की हम विकेट और ग्राउंड की बात करें, क्योंकि पिंडी के जो मैचेस है ना उसमें बहुत अपसेट है हर चीज़, मतलब पहले बैटिंग करने वाला ठीक है, बॉलिंग नहीं, हमें उसके दूसरे वाला जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकेम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, और हम बात कर रहे हैं कल के मैच के हवाले से। आज के मैच पे ही बात करेंगे, इसलिए कि आज कराची में मैच है और कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि टॉप टीम है उसका मैच है, और उसके साथ साथ जो है ना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का मैच है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टॉप की टीम मानी जाती है। तो इस पे नसीम क्या ख्याल है आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद? कराची किंग्स को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आज फिलहाल तो, क्योंकि इस्लामाबाद की जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है, और कराची में आके वो कैसा परफॉर्म करते हैं वो आज के मैच में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वो कराची को संभलने का मौका कम ही देंगे। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो नूरिशा आप क्या कहती हैं? I think it's going to be a really good match today. It's going to be game of nerves, I would say, because मैंने PSL के स्टार्ट में ही जो है ना ये चीज़ मेरा एक ओपिनियन है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसी टीम है, हर साल PSL के वो इस तरह की टीम उभर के सामने आती है कि आप उन्हें कोई भी कॉम्बिनेशन उठा के दे देना, वो उसको भी एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना देते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। उनके पास अगर कोई अगर ये कहता है कि इनके पास इतने अच्छे बॉलर्स नहीं, बैटर्स नहीं है, तो they somehow manage to grab that win out of those combination or out of the combination that they have. Or I think today's match is going to be a game of nerves. It's going to be a really good, it's going to be nail biting, but I think I'm going to give some edge to Karachi Kings over here because of the way that they have stepped, especially considering कि डेविड वार्नर की जो कैप्टनसी है उसके बाद से उन्होंने कराची किंग्स के अंदर एक ऑसी माइंडसेट इंजेक्ट कर दिया जो हमें नजर आया पिछले मैच में। सो आई थिंक कराची किंग्स को मैं थोड़ा सा एज यहाँ पे दूंगी। ठीक है, खालिद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं आप कि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस्लामाबाद की इस वक्त टॉप पे टीम जा रही है, कराची किंग्स में पिछले मैच खेलने के बाद जो है ना ज़रा मोरल हाई हो गया है, मोरल हाई हो गया, वो देख रहे हैं और वो आज यही प्लान कर रहे होंगे अगर हम इस्लामाबाद को शिकस्त दे देते हैं तो हम बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। पॉइंट टेबल पे भी उनकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, अभी तीसरे नंबर पे आ गए जी जी, और अगर ये मैच जीतते हैं तो ये और ऊपर चले जाएंगे। क्या कहते हैं आप? देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह खेल रही है वो चैंपियंस की तरह खेल रही है, और मैं समझता हूँ कि कराची में मैच है तो एज जो है वो कराची की टीम को होगा, क्योंकि वो सारे मैच 2-3 मैच यहाँ खेल चुकी हैं, उनका होम भी है, थोड़ा सा उनको यहाँ खेलने का थोड़ा आइडिया भी है। बट दोनों टीमें जो है उनमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि जो प्लेयर्स हैं वो सारे फॉर्म में दोनों टीमों के, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मैच होगा, और एज मेरे ख्याल में कराची को थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, आज आप कह रहे हैं कि कराची को थोड़ा edge है। तो आपको लगता है कि आज के मैच के हवाले से जो है ग्राउंड में हमारे ऑडियंस जाएंगे, जितने भी शायकीन है क्रिकेट, वो इस मैच को देखने आएंगे, क्योंकि दोनों टीम्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। खासतौर पर इस्लामाबाद की तो हम बात ही कर रहे थे, स्टार्टिंग से हमने देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए जी, मैं बताऊँ आपको, ये ग्राउंड में लोग नहीं जाएंगे, ये बायकॉट हो चुका है, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये बायकॉट हुआ, मतलब कोई भी मैच नहीं आएगा। कोई भी कुछ मैच लोग आते हैं, बिल्कुल वो आते हैं, लेकिन जिस तरह आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह ये ग्राउंड नहीं भरेगा। सेमीफाइनल या फाइनल में शायद जाके भर जाए तो वो अलग बात है। वो तो कराची में होने नहीं है ना, वो तो नहीं होने कराची में। कराची में 5 मैच हैं खाली, ये बायकॉट हुआ हुआ है लोग, कराची के 5 मैच आज नहीं, कल लास्ट मैच है, सेकंड आज सेकंड लास्ट मैच है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहते हैं? नवीद अमीर साहब से भी सवाल कर लिया करें ना आप, बिल्कुल उनको खालिद लतीफ़ की बात नहीं आप करें आप सवाल करें जी नवीद अमीर साहब, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद टीम की परफॉर्मेंस से बहुत मुतासिर हूँ, और कराची की जाहिर सी बात है हमारी अपने शहर की टीम है, हम चाहते हैं कि वो जीते, लेकिन इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस को भी आसान फरामोश नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन खेल पेश करी है अभी। लेकिन सिर्फ फरामोश, आसान फरामोशी तो एक अलग चीज हो जाएगी। जिस तरह से कराची ने प्रीवियस मैच में कोयटा का आउट क्लास किया था, और बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है, क्योंकि कराची की टीम में जो
फॉरनर्स प्लेयर खेल रहे हैं, उनमें नबी का जो आना था और नबी ने आके जिस तरह बॉलिंग करी है, 4 ओवर में सिर्फ 7 रन उन्होंने दिए थे, तो ये बड़ा डिफरेंस आज के मैच में रहेगा। और आज प्रेशर कराची पे नहीं है, आज प्रेशर इस्लामाबाद पर है, क्योंकि कराची ने जो परफॉर्मेंस पिछले मैच में दी है उसका प्रेशर डेफिनेटली वहाँ पर पड़ा होगा। उनके इस्लामाबाद ने बहुत संभल के खेलना है। और आज साहबजादा फरहान की बैटिंग का भी इम्तहान है। अच्छा। आज उनके सामने जो बॉलिंग लाइन है वो बहुत फॉर्म में है। कराची की टीम ने अपना रिदम पकड़ लिया, वापसी अपनी रिदम आ गई है। और ये जब टीम रिदम में आती है ना, वो बड़ी डेंजर होती है। देखिए, वो जीतते हुए आ रहे हैं और ये हार के जीते हैं, ठीक तो है। ये बड़ा डिफरेंस है। मैं समझता हूँ, मेरा अपना जितना मैं क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ कि कराची की टीम आज उनको हावी रहेगी। और ऐसा भाई, लगता है ना, ऐसा लगता है कि कोयटा वाले तो बैट लेके नहीं आए थे नबी के लिए ना। लेकिन ये लेकर आएंगे। ये ये लेके आएंगे। आपको लग रहा है बड़े वाले 1 फीट का बैट लेके बैट आएंगे, लाएंगे, हैं? हाँ। जैसे कल पेशावर की टीम ने खेला, पेशावर की सारे टीम ने इस तरीके से गेंदें बाहर जा रही थी, मैं वही स्लो बॉल कहती पे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन कुछ तो फ्लैट सिक्सेस लगे। बिल्कुल, फ्लैट बिल्कुल। सिक्सेस आप उसको कहते हैं जो स्कूप नहीं आप करे। देखें ना, सबने जो है ना और फायरी बैटिंग की है, फायरिंग हो रही मिड है। विकेट पे फ्लैट सिक्सेस लगाना, मतलब मैं तो कल जबरदस्त मैच था। मतलब जी। जिस तरीके से आप देखें इस साइड के ऊपर अगर बॉल जाके 6 गिर जाए ना, तो आप कहते हैं क्या यार क्या बात वो है। मतलब वो आउटफील्ड नहीं- बहुत तेज थी, शायद मजा। भी ना, वो भी- आउटफील्ड बहुत तेज थी कल। हाँ। यानी आप बाउंड्री चेज नहीं कर सकते थे, आउटफील्ड इतनी तेज नहीं थी कि हो रही players थी वो। जो है वो अच्छे। फिर एक कैच भी ड्रॉप हुआ था, कुछ कैचेस एक पे तो ऐसी यानी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि विकेट कीपर 3 खिलाड़ी भाग रहे हैं और तीनों आपस में जो है ना, किसी ने भी कॉल नहीं दी। ऐसा अक्सर होता है पाकिस्तान ऐसा में, मिक्सिंग सब पाकिस्तानी होता है। क्रिकेट में होता है। विकेट कीपर कहां से भाग के कहां पहुंच गया, और जो सामने से आ रहा था ना, कॉल उसकी थी। असल में उसको जो सामने आप जी। अगर पीछे से देख के आएंगे आप कैच नहीं दे नहीं सकते, कर सकते। ठीक है। लेकिन 2 सर- पीछे से आ रहे थे और एक सामने से जो आ रहा है वो बेचारा, लेकिन जब भी विकेट कीपर आ जाता है ना डॉक्टर साहब, चाहे उसे कोई गुस्सा किसी कितना हो, किया। तो जाहिर सी बात है, जब विकेट कीपर ने ग्लव उतार के फेंक हाँ, दिया। वो मुझे यही यार है। क्या, मैं आराम से पकड़ लेता बीच में, पता नहीं जब पर ऐसा एक सामने बात- वाले का- आज देखिएगा, ठीक, आज का जो मैच है ना, इस वक्त मेरे साथ पीएसएल देखेंगे हम, लेकिन एक ब्रेक के बेहतरीन मैच बाद। होने वाला है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक। बिल्कुल सर, बड़ा ब्रेक है। चले ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और फिर तारिक हारून साहब हमारे साथ जो है ना मौजूद होंगे, केएन एकेडमी मौजूद है, केएन एकेडमी भी आपको दिखाएंगे। लेकिन एक वक्फे के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारे खुशी शो मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ऑन वीडियो लिंक तारिक हारून साहब ने, जो कि बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं और हेड कोच हैं केएन क्रिकेट एकेडमी, जो कि मेडिकैम क्रिकेट एकेडमी भी है। और शाहिद आफरीदी के इश्तराक से बड़ी ज़बरदस्त हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है ना वो केएन एकेडमी और मेडिकैम की जानिब से बनाया गया। तारिक भाई को खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी तारिक भाई, आप मुझे बताइएगा, इस वक्त आप केएन एकेडमी में मौजूद हैं? जी हाँ, मैं मौजूद हूँ केएन एकेडमी में। आपको नजर आ रहा होगा मेरे पीछे जो है वो नेट्स और ग्राउंड सराउंडिंग में। जी जी जी, अच्छा। और यहाँ पे जो है वो बाकायदा ट्रेनिंग कराई जाती है? जी हाँ, भरपूर ट्रेनिंग। अभी फिनिश करके जो है वो प्लेयर्स वापस गए हैं, जस्ट फिनिश किया हमने। अच्छा 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 अच्छा। और कैसा रिस्पॉन्स है यंगस्टर्स? आपके पास कितने हैं जिनको आप ट्रेन करा रहे हैं केएन एकेडमी में? तकरीबन कोई 40-50 के करीब आ चुके हैं हमारे पास। उसमें यंगस्टर्स भी हैं, बिगनर्स भी हैं और इंटरमीडिएट प्लेयर्स भी हैं। और कुछ प्लेयर्स हमारे जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट भी हुए हैं, जो कि बड़ा खुशाइन है। बहुत कम टाइम में हमारे जो लड़के हैं वो डिस्ट्रिक्ट अंडर 19, अंडर 17 और अब कुछ सीनियर डिस्ट्रिक्ट्स में भी अपने अपने रीजन से सिलेक्ट हुए हैं। अरे भाई, मैं चाहूँगा फुल स्क्रीन पे भी जरा दिखाएं कि ये जो नेट्स लगे हुए हैं और पिच और है और academy कितनी किस- जबरदस्त केएन एकेडमी जो है, जी, मैंने जी, भी जी, विजिट जी, किया बिल्कुल। हुआ है केएन एकेडमी में। बहुत बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट दिया हुआ है स्पोर्ट्स का। और ये नाजरीन आप देखें कि ये केएन एकेडमी का जो ग्राउंड है ये आपको दिखाएंगे अभी हम। और आप देखिएगा कि किस तरीके से जो है ना इस ग्राउंड में, ये देखें आप, ये आपको नजर आ रहा होगा। जी तारिक भाई, आप बोलते जाइएगा। ये नेट्स मौजूद हैं? नेट्स लगे हुए जो अब दो नेट्स हैं, ये देखिए फोर पिचेस जो है वो इस साइड पर हैं और ये उस तरफ देखिएगा 4 पिचेस इसके ऑपोजिट साइड पर हैं। तकरीबन 8 जो है वो टर्फ पिचेस यहाँ पर बनी हुई है आउटडोर नेट्स की। और ये ग्राउंड है। ग्राउंड के अंदर जो है वो 2 टर्फ पिचेस हैं। साइड स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी दोनों तरफ।
और ये बाउंड्रीज आपको नजर आ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत हरा भरा ग्राउंड है और ज़बरदस्त ये ट्रेनिंग के लिए, प्लेयर डेवलपमेंट के लिए जो है वो आइडियल जगह है। मैं समझता हूँ कि एक सेंटर जहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ हों, वो कराची में तो क्या पाकिस्तान में भी बहुत कम है, जहाँ पर पूल भी हो, जहाँ पर जिम भी हो, जहाँ पर आउटडोर नेट्स हो, इंडोर नेट्स हो और जहाँ पर ग्राउंड फैसिलिटीज़ हो और हाई परफॉर्मेंस कोचिंग हो, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कराची के यंगस्टर्स के लिए, ताकि वो आएँ और अपने गेम को जो है इम्प्रूव करें, अपने क्रिकेट को, गेम सेंस को डेवलप करें। ठीक है। अच्छा तारिक भाई, अब थोड़ी सी हम आपसे बात करना चाहेंगे मैच के हवाले से। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि कल का जो मैच हुआ मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए वन साइडेड हो गया इन दी एंड, हालांकि स्टार्ट अच्छा लिया था मुल्तान सुल्तान ने, लेकिन अली रज़ा एक यंगस्टर जिन्होंने जिस तरह का स्पेल किया, मैं समझता हूं कि उन्होंने बिल्कुल ही मैच को एक तरफा कर दिया है और बॉलिंग में थोड़ा सा बैकफुट पे रहे मुल्तान सुल्तान। उनकी बॉलिंग जो है वो बहुत लैग की है, कल बहुत ख़राब बॉलिंग हुई है मैं समझता हूँ। और दूसरी जानिब बैटिंग में ज़ल्मी ने जो है वो बहुत अच्छा कमबैक किया। अर्ली 2 विकेट्स गिरने के बाद हारिस ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और नीचे समद, अब्दुल समद, मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि PSL है, हमारी लीग है, जो हमारे यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं उसकी मुझे बहुत खुशी है। अब्दुल समद की बैटिंग देखकर बहुत खुशी हुई और अली रज़ा की बॉलिंग से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ और ये हमारे फ्यूचर हैं और इससे मुझे बहुत खुशी हुई। तारिक साहब, हमने देखा है कि आज के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं, कल की परफॉर्मेंस हो गई, लेकिन आज जो मैच है कराची और इस्लामाबाद का, तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कराची या इस्लामाबाद? क्योंकि दोनों टीमें बहुत बेहतरीन हैं। देखें, ये बहुत ही मुश्किल सवाल कर दिया आपने। अब बीइंग कराचियन मुझे तो कराची को सपोर्ट करना ही है, लेकिन पास्ट 2-3 ईयर्स से जो मेरी जो फेवरेट टीम रही है वो इस्लामाबाद ही रही है। लेकिन अब अगर बात रही कराची इस्लामाबाद के मैच की, तो मैं अगर सपोर्ट करूंगा तो जाहिर है मुझे कराची को सपोर्ट करना है, कराची को ही जीतना चाहिए कराची वाला होने के नाते, तो मैं कराची को सपोर्ट करूं। ठीक है तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि डेली आप हमारे प्रोग्राम में इस तरह मौजूद रहा करें ताकि आपसे हम KN अकेडमी की भी अपडेट लेते रहें और आपसे एनालिसिस भी लेते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, तारिक हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे, ज़बरदस्त क्रिकेटर और क्रिकेट एनालिस्ट हैं। इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम का आप ये हिस्सा रहेंगे। रोज़ इनसे हम जो है ना वो एनालिसिस और इनकी एक्सपर्ट जो ओपिनियन है वो लिया करेंगे। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ जाना है फिर से और ब्रेक के बाद हम फिर वापस आएंगे। आप जितनी जैसे चाहें आप ब्रेक ले लें। नहीं बिल्कुल, हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं बेडिकेम खेलो पाकिस्तान और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद हैं। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे आज, लेकिन शाम की चाय के साथ अगर समोसे ना हो तो बिल्कुल मजा आप नहीं, इसलिए आप मौजूद थे। मैंने कहा पहले आप लोग बेहतर तरीके से आप खा लें, चाय भी लें। सेट एंटरटेनमेंट पे सेट टीवी के मग में चाय और साथ गरम समोसे, जो कि यहाँ करीब की तफसीरी को दुबाला कर दिया उन्होंने। मजा ही आ गया। शाम की चाय और समोसों के साथ तो आप समझ लें कि उसके बगैर, समोसे के बगैर कराची में शाम की चाय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। समोसे और चाय बिल्कुल बेहतरीन कॉम्बिनेशन। हाँ। तो इसी तरीके से अब हम अपने गेस्ट के साथ भी जाते हैं, उन्होंने भी एंजॉय किया है। तो अभी समोसे की बात करनी है, अभी समोसे की बात करनी है। खालिद भाई की पसंदीदा चीज जो है ना वो चिकन पैटिस है। वो कहते हैं समोसे नहीं यार, मैं चिकन पैटिस खाता हूँ। कैसा लगा खालिद भाई? जबरदस्त, मजा आया। ठीक है, प्रोग्राम में भी मजा और फिर नाश्ते में मजा। और फिर आज के मैच के हवाले से बात करेंगे तो मजा दोबारा हो जाएगा। बिल्कुल, नूरिश से बात करें ना आप। नूरिश, आप मुझे बताएं कि आज खालिद भाई से सारी चीजें पूछ लेती हैं। नूरिश बहन खामोश बैठी हुई हैं कब से। मैंने कहा वो थोड़ा सा चाय एंजॉय कर लें। भाई बना लिया है, उनसे हर सवाल नवी जमीन भी ऐसे खाली बैठे हैं। नूरिश को भी हम बिल्कुल साथ हमारे मौजूद हैं। नूरिश, आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद और कराची का मैच है, तो अब हम कराची में रहते हैं, तो हमारी फेवरेट टीम तो मेरे ख्याल से आपकी भी कराची होगी, लेकिन इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस को कैसा देख रही हैं आज के हवाले से? एज एन एनालिस्ट बात करूं तो फिर हमें तो एज एन एनालिस्ट तो कोई फेवरेट नहीं रख सकते हम, लेकिन वैसे तो पूरे सीजन के स्टार्ट से मैं कराची किंग्स की लॉयल फैन हूँ। लाइक 2020 में उन्होंने जब अपना टाइटल
जब 2020 में उन्होंने अपना टाइटल उठाया, तब से जब उनका डाउनफॉल आया मैं तब भी कराची किंग्स के साथ थी, तो मैं एक लॉयल फैन हूँ किंग्स की। बट अगर हम इसको थोड़ा एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी कराचीज बैटिंग वर्सेस इस्लामाबाद बॉलिंग, एंड इट्स गोइंग टू बी अ बैटल ऑफ कैप्टेंसी फॉर द बोथ ऑफ देम, क्योंकि डेविड वार्नर एक्सेप्शनल कैप्टन है, शादाब खान की कैप्टेंसी की तो कोई मतलब I can't even express in words how good of a captain he is in PSL especially. So I mean it's going उर्दू में भी बोलिएगा, बहुत से लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती। So I think ये बहुत अच्छा एक कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिला, सनसनीखेज मुकाबला देखने को मतलब आप ये मिलेगा। कह रही हैं कि दोनों टीम्स जो हैं वो आज बेहतरीन मैच हमें देखने को absolutely. मिलेगा। खालिद भाई ये बताएं कि जो टीम टॉस जीतती है क्या बैटिंग करेगी आज का बताएंगे, आज भी ये होगा। जो टीम भी टॉस टॉस जीतेगी, जीतेगी बैटिंग करेगी, चाहे बैटिंग विकेट हो चाहे बॉलिंग विकेट हो। और अब कल के मैच के बाद तो और लोग समझ रहे हैं बैटिंग करके बड़ा स्कोर दे दो, उसके बाद डॉक्टर साहब बैटिंग विकेट भी होती है, उस पर भी जो भी माइंडसेट ये होता है कि आप बैटिंग विकेट पे जब अच्छा बड़ा टोटल लगा देते हैं ना, हाँ तो सेकंड बैटिंग में मुश्किल होती है। ठीक है, अगर 1-2 ओवर अच्छे हो जाएं तो जो आपकी जो एवरेज होती है, जो रिक्वायर्ड रन रेट होता है ना, वो हाई चला जाता है। इसी को देखते हुए उसको कैच करना फिर मुश्किल हो जाता है। हाँ, विकेट्स गिरती है, जब 1-2 विकेट्स गिरे तो वो और ज्यादा हाई होता है। प्रेशर में टीमों से गलतियां होती हैं, बैट्समैन से गलतियां होती हैं। एक बात यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि इन बात की ना कि प्रेशर स्कोर ज्यादा बढ़ेगा। अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ी थी, शोएब अख्तर साहब ने एक बात कही थी कि हम लोग जो है ना क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट में 10-20 साल पीछे चल रहा है। अब जो नया नॉर्मल आ गया ना T20 में, वो 200 प्लस आराम से स्कोर हो रहा है। तो अगर अब हम अभी इस करंट क्रिकेट में अगर हम जो है वो 200 को एक बहुत बड़ा स्कोर समझे तो आई डोंट थिंक इट्स अ हाई स्कोर, क्योंकि आईपीएल में से बेहतर स्कोर एग्जैक्टली 250 तक तो कम से कम। जो 20 साल पीछे गए वो भी हमारे सीनियर्स ही लेके गए, यंगस्टर को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अभी जो है उनको बोल के मार दिया, उनको मेंटली तबाह कर दिया। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल इस पे मेरा उठता है, मैं नवीद जबीर साहब से करना चाहूंगा। कहा ये जा रहा है कि जी PSL की वजह से, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है, पाकिस्तान 50 ओवरों के गेम में जो है ना पीछे चला गया है। 50 ओवर्स के गेम का टेम्परामेंट लूज कर गया है, इसलिए कि सारे प्लेयर्स जो हैं वो PSL खेल रहे होते हैं। उसके बाद उनमें वही 20 ओवर्स की तेजी आ जाती है। जिस तरह पहले वनडे मैच को अच्छी क्रिकेट नहीं समझी जाती थी, ये समझा जाता था कि जी 5 डे में टेस्ट मैच में जो टीम जीतेगी वो असल में अच्छी क्रिकेट जानती है। अब उसी तरह PSL को या T20 को कहा जाता है कि ठीक है बहुत तेज गेम है, सब कुछ है, लेकिन इससे पाकिस्तान की 50 ओवर्स की जो क्रिकेट है वो खराब हो रही है। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने तीनों फॉर्मेट की टीम्स को अलग करना पड़ेगा आपको। देखिए आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स के जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि देखिए T20 का जो फॉर्मेट है ना, एक तो वो शॉर्ट टर्म होता है, दूसरा ये कि प्लेयर्स के दिमागों में ये बैठ गया, क्योंकि आजकल जितनी भी लीग्स हो रही है वो T20 की हो रही है, तो जिसकी वजह से पैसे की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है। प्लेयर सोचता है कि मैंने जो 50 ओवर के मैच में मेहनत करनी है या 5 डे के 5 रोज़ा के अंदर मेहनत करनी है टेस्ट मैच के अंदर, उतनी एफर्ट में यहाँ लगाऊं और उतने उससे ज़्यादा पैसे मैं कमा सकता हूँ। तो उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है इस मामले के अंदर। और हमारे यहाँ से जो है ना, स्पेशली पाकिस्तान से देखें, हम इतना नए लड़कों पे इतना प्रेशर बिल्ड कर देते हैं। आपको याद है कि आप मुझे बताइए, आज 16 साल का लड़का आपको कोई खेलता हुआ नजर आता है पाकिस्तान टीम के अंदर? एक टाइम था, हसन रजा ने भी डेब्यू किया 14-15 साल की एज के अंदर, जावेद मिर्जाद का डेब्यू हुआ था 16 साल की एज के अंदर, और वो दुनिया के उस वक्त जो पहले टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले पहले प्लेयर थे, जो कम उम्र तक सेंचुरी बनाई थी उन्होंने। आज हमारे पास ऐसे प्लेयर क्यों नहीं आ रहे? कहीं ना कहीं तो फुकदान है ना, हमारे सिस्टम का कहीं ना कहीं फुकदान है। जो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अब जो माइंड सेट है वो चला गया T20 क्रिकेट की तरफ ज़्यादा। अब प्लेयर्स जो वहाँ कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर ज़्यादा परफॉर्म करके अपने आप को मनवाएं और एक अच्छा पैसा कमाएं। असल चीज़ तो देखिए यही है। हाँ, अच्छा, मुझे ये भी जानना चाहूँगा कि एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा खालिद लतीफ़ साहब, आपकी क्या सीनियर खिलाड़ियों, क्योंकि पहले सीनियर खिलाड़ी सबसे पहले टेस्ट से रिटायरमेंट लेते थे, तो क्या 5 डे क्रिकेट में यंगस्टर्स को होना चाहिए, 1 डे में? और ये मुझे बताइएगा कि क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सीनियर खिलाड़ियों की जगह कहाँ बनती है और जूनियर खिलाड़ियों की जगह कौन से फॉर्मेट में बनती है? असल में सीनियर जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनको टेस्ट में होना चाहिए। लेकिन सर पहले तो सीनियर खिलाड़ी लेते ही टेस्ट से रिटायरमेंट लेते थे। नहीं, पहले लेते थे ना, अब माहौल और है। आप देखें ना, अब वनडे से और T20 अपनी नेशनल टीम से लोग जितने टॉप के आपके ख्याल में सीनियर खिलाड़ियों को, मोस्ट सीनियर को टेस्ट टीम में होना चाहिए? इसके अलावा उनको वनडे टीम में भी होना चाहिए। और अगर उनमें कोई ऐसा प्लेयर है जो बड़ा अच्छा बैटिंग करता है, शायद आफरीदी, शोएब मलिक, इन सबको पाकिस्तान की टेस्ट टीम में होना चाहिए। PSL वगैरह नहीं, अभी तो वो रिटायर हो गए ना, उनका तो टाइम खत्म हो गया, सब उनका टाइम खत्म हो गया, वो बाहर चले गए और अब उनको नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या देखें, कोई भी टीम रीबिल्ड किस तरह की जाती है कि सीनियर होते हैं वो अपने जूनियर्स के ऊपर जो है ना वो डेवलप करते हैं, क्योंकि सीनियर जो है वो जूनियर को सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं, तो टीम डेवलप होती है। अभी जो आपके सीनियर्स हैं
उनके जो सीनियर है वो जा चुके, वो सीनियर बन गए। अब जब वो सीनियर बन गए तो उन पर सबने अटैक कर दिया, वो मेंटली जो है जीरो हुए हैं। तो वो नीचे जो हमारे यंगस्टर आ रहे हैं उनको कैसे समझाएंगे? नहीं समझा सकते, एक बात। दूसरी बात, अब जो हमारे सीनियर है उस पर अभी हम देखें, आप भी बैठे हैं, हम बैठे, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया उनको जो है ना उनको टारगेट किया हुआ, उनको उड़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम बाबर आजम की बात करते हैं, हम रिजवान की बात करते हैं, बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा जो है तनकीद है। तो सरफराज तो छोड़ ही गए, फील्ड ही छोड़ गए। हाँ, वो तो अभी वही मैं बात कर रहा हूँ ना। आप देखें ना, अब बाबर आजम आ गया, ठीक है जी, वो T20 का ओपनर नहीं है लेकिन वो ओपनर आ रहा है। रिजवान ओपनर नहीं था, वो ओपनर आ रहा है। लेकिन ये किसने चेंज, ये जो एक क्राइटेरिया सेट हुआ है, किसने सेट किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोचेज ने। अब इनके ऊपर जो, अब जब वो आगे यहाँ सेट हो गए हैं, अब वो रन बना रहे हैं, और अब जो नीचे जो प्लेयर आ रहे हैं उनको, जो ओपनर थे वो मिडल ऑर्डर हो गए, जो मिडल ऑर्डर थे वो ओपनर हो गए। सारी गड़बड़ तो यहाँ से हुई। अब जब इस चीज को सही करने के लिए जाएंगे तो ये काम भी पीसीबी का है। और ये जो सीनियर हमारे लोग हैं जो कहते हैं कि जी इस वजह से खराब हुआ, इस वजह से खराब हुआ, इसमें इनकी आशीर्वाद थी। इन आशीर्वाद की वजह से सारी चीजें हुई हैं। सीनियर्स का बहुत अमल दखल है। अभी आप देखें इनके ऊपर जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है, हाँ, वो कहाँ से हो रहा है? सीनियर्स बोल रहे और बड़ा सख्त बोल रहे, बड़े गुस्से में बोल रहे हैं। अच्छा, तो बस हम बर्दाश्त एंडिंग पे नहीं जा हो रहे हैं, वो प्रोग्राम का बस इख्तिताम के करीब है। कराची किंग्स या अपने इस्लामाबाद यूनाइटेड? सर मैं 50-50%। नहीं बॉस, एक टीम बतानी पड़ती है ना, मतलब हम लोग रोजाना यही बात कर रहे हैं कि जल्दी, टाइम कम है, 1 मिनट से भी देखिए जो कम। हालात नजर आ रहे हैं, कराची मुझे लगता है आज विन करेगा। ठीक है, ओके जी। आप कराची किंग्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड? सर मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था कि थोड़ा सा एज कराची को है। कराची को जी। आप Karachi Kings. कराची किंग्स, आप? कराची किंग्स। चले फिर और मैं आप भी तो कराची मेरा किंग्स ही जवाब बोल चाहिए देता हूं। आज। नहीं ओके जी, चले। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नूरिश आपका शुक्रिया, खालिद लतीफ़ साहब आपका शुक्रिया, नवीद नबी साहब आपका शुक्रिया, और नसीम हमीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेक लेने के लिए और कभी कभी वापस आने के लिए भी। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।